नमस्कार दोस्तों। जापान ने रेडियो एक्टिव वाटर को पैसिफिक ओशन में रिलीज करना स्टार्ट कर दिया है और ये कम से कम 1.2 मिलियन टन्स ऑफ कंटामिनेटेड वाटर है जो कि धीरे धीरे पैसिफिक ओशन में रिलीज किया जाएगा। जापान की एटॉमिक एनर्जी बॉडी और अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भी इसको अप्रूवल दे दिया है कि हाँ ठीक है, आपने इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मीट कर लिया है, इसीलिए आप इस पानी को रिलीज कर सकते हो। और इस कार्य की शुरुआत 24 अगस्त से हो चुकी है। यहाँ पे आप देख पाओगे, जापान बिगिंस रिलीजिंग फुकुशिमा's treated radioactive water into Pacific, prompting strong rebuke from China। चाइना ने इस मूव को देखते हुए जापान से आने वाले हर प्रकार के सी फूड के ऊपर भी बैन लगा दिया है। और इससे पहले जनवरी महीने के अंदर भी चाइना ने वार्न किया था जापान को कि हम आपके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन यहाँ पे लेने वाले हैं। अब ये एक्शन क्या होगा, ये तो खैर मुझे भी नहीं पता, देखने वाली बात है कि जापान के खिलाफ कौन सा एक्शन लिया जाएगा। चाइना की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, उन्होंने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके इस मूव को कंडेम किया है और एक्शन लेने की बात यहाँ पे की है। केवल चाइना ही नहीं, साउथ कोरिया भी इसके विरोध में उतर आया है। यहाँ पे आप देख पाओगे, प्रोटेस्ट माउंट इन साउथ कोरिया ओवर जापान्स प्लान टू रिलीज फुकुशिमा वाटर। सो दैट आज के लेक्चर में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे ये पानी इतना कहाँ से आ गया है, कॉन्टामिनेटेड कैसे है, इसके पीछे का क्या रीजन है और क्यों चाइना और जापान या फिर जो एनवायरमेंटलिस्ट संगठन है वो इसका विरोध कर रहे हैं। बट आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर तो आप चैनल पे नए आए हो प्लीज यार एक सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। सुनाओ, हमको पता है जापान एक काफी रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, सो फिर वो ऐसा मूव क्यों कर रहा है। तो देखिए, जापान के अंदर जैसा कि आप सबको पता है, चार मुख्य यहाँ पे आइसलैंड पाए जाते हैं, होकाइडो एंड होन्शु, और दो यहाँ पे नीचे हैं। तो होन्शु इनका सबसे बड़ा आइसलैंड हम कह सकते हैं। उसी के अंदर एक प्रोविंस आपको देखने को मिलेगा, दैट इज द फुकुशिमा। अब फुकुशिमा के अंदर ही इस रीजन में आपको बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स देखने को मिलते हैं जो कि चाइना ने और जापान ने ओवर द टाइम्स इनको बनाया है। और बताया ये भी जाता है कि 2011 से पहले इस पावर प्लांट से जापान की 35% जो इलेक्ट्रिसिटी की नीड है इससे पूरी की जाती थी, लेकिन आज 2023 में आते आते यह केवल 5% ही रह गई है। सो दैट इस रीजन में यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं जापान में बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, राइट। अब इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के आसपास 2011 के अंदर अर्थक्वेक और सुनामी आती है, क्योंकि ये पूरा रीजन पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में आता है। तो वहां पर आपको पता है बहुत सारे अर्थक्वेक और सुनामी आते ही रहते हैं। सो एक 2011 के अंदर 9.0 मैग्नीट्यूड का एक भूकंप यहाँ पे आता है जिसकी वजह से सुनामी उठती है। और उस सुनामी की वजह से ये जो पावर प्लांट था ये तबाह हो जाता है, काफी एरिया इसकी चपेट में आता है, लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ता है, कई लोग मारे जाते हैं और ये पूरा प्लांट जो है कि बर्बाद हो जाता है। धीरे धीरे कई रिएक्टर जो इसके अंदर लगे हुए थे उनके अंदर एक्सप्लोजन होना स्टार्ट हो जाता है। तो इन तस्वीरों में आप देख पाओगे कितनी तबाही यहाँ पर हो जाती है। सो अब हुआ यहाँ पे ये था कि जैसा आपको पता है किसी भी न्यूक्लियर पावर प्लांट को कूल करने के लिए हमें पानी की भी जरूरत पड़ती है, और जो दूसरा वेस्ट है उसको भी मैनेजमेंट करने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, और दूसरे कई टाइप के भी कार्य होते हैं जो कि पानी से किए जाते हैं। सेकंड, यहाँ पे जब सुनामी आई तो जो रेन वाटर था वो यहाँ पे बेसमेंट में भर जाता है और पूरा ये जो रीजन था बाहर की दुनिया से एक प्रकार से कट जाता है। बाहर की दुनिया से मेरा मतलब है कि जापान के दूसरे हिस्सों से कट जाता है। इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है वो भी बंद हो जाती है और इसका काम केवल और केवल जनरेटर से चलाया जा रहा था। अब कुछ जनरेटर धीरे धीरे वे भी काम करना बंद कर देते हैं। सो आपको पता है किसी भी न्यूक्लियर पावर प्लांट को कंटिन्यू करने के लिए जो भी रिएक्टर वहां पे लगे हुए हैं उनको कंटिन्यू करने के लिए उनको कूल डाउन करना पड़ता है, पानी की आवश्यकता होती है। लेकिन पानी बाहर से आ नहीं रहा था, इलेक्ट्रिसिटी वहां पे थी नहीं। सो दैट जो रिएक्टर थे जैसे कि रिएक्टर नंबर 1, 2 एंड 3, उनमें तो यहाँ पे एक्सप्लोजन हो जाता है 11 मार्च को ही, और फिर 3 के अंदर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन देखने को मिलता है 12 मार्च को। तो इस प्रकार से 4 रिएक्टर में भी और 5 में भी कई बार जो रिएक्टर थे वो मेल्ट हो जाते हैं। तो उनके अंदर जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स थे जैसे कि यूरेनियम, थ्योरियम वगैरह जो फ्यूल के रूप में यूज किए जाते हैं, अर्थात वे जो केमिकल्स थे वे रिलीज हो जाते हैं। और वे रिलीज होने के साथ साथ ग्राउंड में भी चले जाते हैं, पूरे एरिया में फैल जाते हैं, बेसमेंट में फैल जाते हैं। इसके साथ हम देखते हैं कि जो पानी कूल डाउन करने के लिए यूज किया जाता था उस पानी के अंदर भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट मिल जाते हैं, और कुछ जो सुनामी का पानी था, रेन वाटर था, वो भी उनके अंदर मिल जाता है। तो उस पूरे एरिया में पानी ही पानी भर जाता है। अब उसके अंदर हमको पता है
रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स अर्थात जो न्यूक्लियर एलिमेंट्स है वो उसके अंदर भी मिल जाते हैं। अब इस चीज को देखते हुए यूएस की नेवी ने यहाँ पे आप कम से कम 5 लाख गैलन फ्रेश वाटर इनको भेजा कि जो भी वेस्ट है आप उस चीज को साफ कीजिए, मैनेज कीजिए, और जो रिएक्टर चालू हैं उनको कूल करने के लिए भी पानी की, फ्रेश वाटर की यहाँ पे जरूरत होती है। अब एक चीज और भी है, किसी भी न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर जो रिएक्टर होते हैं उनसे जो पानी निकलता है, वेस्ट जो पानी निकलता है कूल करने के बाद में, उस पानी को ट्रीट करने के बाद मीन्स इसके अंदर जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनको निकाल दिया जाता है एक विधि से, और फिर उनको समुद्र के अंदर रिलीज किया जाता है। प्रत्येक देश ऐसा ही करता है, जापान भी ऐसा ही करता है, लेकिन रिलीज करने से पहले इस पानी को कहीं ना कहीं स्टोर किया जाता है, स्टोर करने के बाद उसको ट्रीट किया जाता है, फिर इसको पानी को रिलीज किया जाता है। अब जापान में भी ऐसा ही होता था, लेकिन यहाँ पे पानी बहुत ज्यादा हो जाता है क्योंकि एक तो सुनामी का पानी आ जाता है, एक रेन जैसे कि रेन वाटर हो गया, ग्राउंड वाटर भी ऊपर आ जाता है, और जो पानी पहले से मौजूद था वो भी पूरा का पूरा वहां पे फैल जाता है। सो दैट हम कह सकते हैं कि 1.2 मिलियन टन ऑफ पानी यहाँ पे धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, उसको मतलब इकट्ठा किया जाता है, टैंक्स बना बना के उसको इकट्ठा किया जाता है। और इस पूरे रीजन में यहाँ पे एक 20 किलोमीटर का इवैक्यूएशन जोन बना दिया जाता है कि कोई भी इस रीजन में नहीं आएगा। कम से कम 1.5 लाख लोग यहाँ से रिप्लेस कर दिए जाते हैं, इस पूरे रीजन को खाली किया जाता है। अब इस रीजन में कोई भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं किए जाते हैं, अगर किए भी जाते हैं तो कोई भी देश उनको नहीं खरीदता। इवन जापान ने भी वहां पे बैन लगा के रखा है कि यहाँ से आने वाला जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है उसको नहीं खरीदा जाएगा, क्योंकि ये जो एक्सप्लोजन हुआ था उसकी वजह से पानी चला जाता है ग्राउंड में भी, ग्राउंड वाटर के साथ में मिल जाता है, तो खेती बाड़ी वहां पे कुछ ऐसा होता नहीं है। अब एक बार के लिए ये इतना रिस्की था कि इस रीजन में, जैसे कि हम देखते हैं जापान का जो होन्शु आइसलैंड है, इस साइड में किसी भी न्यूक्लियर पावर प्लांट को बनाना अपने आप में एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि मूर्खता ही थी। सो इट वाज ए बैड डिसीजन मेड बाय द जापान, क्योंकि ये रीजन आता है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के अंदर, जहां पर बहुत सारे अर्थक्वेक एंड सुनामीज हमको देखने को मिलते हैं। पिछले 10 सालों में तकरीबन 2.5 लाख लोग केवल और केवल अर्थक्वेक से मारे गए हैं इस रीजन में। सो आप यहाँ पे देख पाओगे जापान का ये जो रीजन है काफी एक प्रकार से हम कह सकते हैं सेंसिटिव है। जापान में यहाँ पे अर्थक्वेक आते रहते हैं। सो यहाँ पे जो ये पावर प्लांट था उसमें ऐसा ही हुआ, 2011 में भी यहाँ पे भूकंप आता है, 2021 में भी भूकंप फिर से आता है। तो ये इसके अंदर हम देखते हैं एक्सप्लोजन होता ही रहता है। सो जैसा मैंने आपको बताया, पानी जो था, जो सतह के ऊपर पानी था वो लीक होके ग्राउंड वाटर में भी मिल जाता है। अब ये पूरा ग्राउंड वाटर भी यहाँ पे कॉन्टामिनेटेड हो जाता है, आसपास का एरिया भी कॉन्टामिनेटेड हो जाता है। तो इस पूरे रीजन को सील कर दिया जाता है, इवैक्यूएशन जोन बना दिया जाता है, कोई भी यहाँ पे लोगों के आने की जो आवाजाही है वो सख्त कर दी जाती है। अब जापान ने एक टेक्निक के माध्यम से इस ग्राउंड वाटर को भी सील कर दिया जाता है, फ्रीज कर दिया जाता है, कुछ रोड्स वगैरह लगा के स्टील की, तो पूरे रीजन के अंदर चारों तरफ हम कह सकते हैं जो ग्राउंड वाटर है, आप इसमें भी देख पाओगे पीछे, तो ग्राउंड वाटर को यहाँ पे सील कर दिया जाता है ताकि ये ग्राउंड वाटर दूसरे रीजन में न मिले और इसको समुद्र में भी न मिला जाए। तो फ्रीज करने की जो टेक्निक है आज भी यहाँ पे चालू है। सो दैट अब जापान के पास इतना सारा पानी आया कहाँ से, 1.2 मिलियन जो टन्स पानी इकट्ठा कैसे हुआ? तो देखिए ओवर द पीरियड ये पानी इकट्ठा हुआ है, ऐसा नहीं कि एक दिन में ही इकट्ठा हो गया है। यहाँ पे आप देख पाओगे जापान ने बहुत सारे हजार हजार लीटर के टैंक्स बनाए और उन टैंक्स के अंदर इस पानी को स्टोर करना स्टार्ट कर दिया। कुछ पानी तो जैसे मैंने आपको बताया पहले से ही मौजूद था, जो कि रिएक्टर्स को कूल करने के लिए इस्तेमाल होता था, वो पानी जो ग्राउंड में चला गया उसको भी स्टोर करके रख लिया। कुछ पानी यहाँ पे रेन वाटर का था वो आ गया, कुछ पानी ग्राउंड से आ गया। तो इस प्रकार धीरे धीरे चीजों को क्लीन करने के लिए भी पानी का इस्तेमाल हुआ और वो पानी धीरे धीरे इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। अब इनकी कैपेसिटी थी 2022 तक। यहाँ पे आप देख पाओगे हजार हजार लीटर के बहुत बड़े बड़े टैंक्स जो कि बनाए गए हैं जापान के द्वारा, और काफी खर्चा यहाँ पे जापान की सरकार को उठाना पड़ता है इस पूरे सिस्टम को मैनेज करने के लिए। अब इनकी जो कैपेसिटी है वो 2022 के अंदर ही खत्म हो चुकी है, अर्थात इसके अंदर और ज्यादा पानी हम लोग स्टोर नहीं कर सकते हैं। 1046 के आसपास मीन्स इनकी कैपेसिटी थी मिलियन क्यूबिक मीटर के आसपास, लेकिन उनमें भी 1300 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी स्टोर करके रखा है। प्रॉब्लम ये हमारे साथ हो चुकी है और इसीलिए
जापान ने यहाँ पे 2016 के अंदर फिर प्लान बनाया कि हम इस पानी को धीरे धीरे क्या करेंगे, पैसिफिक ओशन में रिलीज कर देंगे, लेकिन ट्रीटमेंट करने के बाद में ही। तो 2021 में ये कार्य स्टार्ट होना था, लेकिन कोविड 19 की वजह से ये नहीं हो पाया। और इस पानी को एक दिन में नहीं रिलीज किया जाएगा, इसमें डिकेड्स लगेंगे, कम से कम 30 साल इसके अंदर लगने वाले हैं पूरे पानी को रिलीज करने में। तो मैंने बताया 24 अगस्त को ये काम स्टार्ट हो चुका है। और इस पूरे न्यूक्लियर पावर प्लांट को डीकमीशन करने के लिए जापान की सरकार को $76 बिलियन उठाने पड़ेंगे। तो ये आप देख सकते हो कितना ज्यादा खर्चा केवल और केवल एक न्यूक्लियर पावर प्लांट को डीकमीशन करने के लिए लगाए जा रहे हैं। तो हर दिन कितना खर्चा होता होगा मेंटेनेंस में। सो इसीलिए जापान ने ये प्लान बनाया था। अब अंतर्राष्ट्रीय बॉडी के पास पहुंचे, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो उन्होंने इनको अप्रूवल दे दिया है कि ठीक है, आप पहले जो भी सेफ्टी स्टैंडर्ड है, जिस प्रकार से दूसरे देश करते हैं, पानी को ट्रीट करने के बाद रिलीज किया जाता है, उसी प्रकार से आप भी कर सकते हो। सो दैट 2021 के अंदर जापान के जो पीएम थे योशिहिदा सुगा, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट यहाँ पे दिया था कि देखिए जो सेफ्टी स्टैंडर्ड है हमने उनसे ऊपर जाके इन चीज को अक्वायर कर लिया है, जो हमको अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने बताया था उनसे भी ऊपर जाके हमने इस पानी को ट्रीट कर दिया है। तो अब कोई भी दिक्कत नहीं है और इस चीज को कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी के साथ में किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि पानी को एक साथ रिलीज कर दिया जाएगा। फूमियो किशिदा जो कि वर्तमान में पीएम है, उन्होंने यूएसए के प्रेसिडेंट से भी मुलाकात की और कोरियन प्रेसिडेंट से भी 18 अगस्त को मुलाकात की इस पूरे इश्यू को डिस्कस करने के लिए। सो ट्रीटियम की बात मैं आपको आगे बताऊंगा कि ट्रीटियम क्या इसमें किस प्रकार से रिलीज होगा। अब जो कंसर्न्स है वो ये हैं कि कुछ इन्वायरमेंटलिस्ट संगठन हैं, वे ये कहते हैं कि देखिए आप भले ही इस पानी को ट्रीट कर लीजिए, लेकिन ये कंप्लीट रूप से ट्रीट नहीं हुआ है, अर्थात इसको और भी ज्यादा समय तक अभी रखने की जरूरत थी, उसके बाद आप इसको रिलीज कर सकते थे। अब हजार्डस इम्पैक्ट हो सकता है इन्वायरमेंट को, और जो मेरीन हमारा इकोसिस्टम है उसको भी इम्पैक्ट पड़ेगा। मछलियां एक बार के लिए मरने लग जाएंगी। इवन चलो मान लेते हैं कि मछलियां न मरे, जो समुद्र में रहने वाले जीव जंतु न भी मरे, लेकिन उनके अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स चले जाएंगे कहीं कहीं ना कहीं। सो जो ट्रीटियम की बात हो रही है, ट्रीटियम उसके अंदर चला जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये स्किन कैंसर का भी खतरा हमको बनेगा। और जापान चाइना की जो स्पोक पर्सन है हुआ चेनी, उनके द्वारा ये भी बताया गया कि हमने एक रिपोर्ट इसके ऊपर पब्लिश की है और एक रिसर्च कैरी आउट करवाई थी, जिसमें ये बताया गया है कि आने वाले 10 सालों में ये पूरा पानी पूरे संसार में फैल जाएगा, संसार के हर समुद्र में फैल जाएगा, जिससे स्किन कैंसर और दूसरे डिसीज होने का खतरा बना ही रहता है। क्योंकि देखिए न्यूक्लियर जो एनर्जी है और न्यूक्लियर जो हादसे होते हैं उसका इम्पैक्ट पूरे विश्व को कहीं ना कहीं झेलना ही पड़ता है। तो इसीलिए कई संगठनों का यहाँ पे विचार है कि ये पानी अभी ऐसे रिलीज नहीं करना चाहिए। फोए जापान करके एक एनजीओ है, उन्होंने कहा कि वी स्ट्रोंगली condemn the decision by the Japan government to release contaminated water into the oceans। और इस प्रकार से काफी प्रोटेस्ट हमको देखने को मिलते हैं। जापान के अंदर भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, चाइना के अंदर भी, कोरिया के अंदर भी, राइट। तो उनका यही कहना है कि ये जो पानी है आप पैसिफिक ओशन में जब इसको रिलीज करोगे तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं फिर ये साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, येलो सागर जो उसको ऊपर पड़ता है, और जापान सागर में भी फैल जाएगा, और उसके बाद पूरे महासागरों में फैल जाएगा। और जो हमारा मैरीन इकोसिस्टम है उसको हैजार्डस इम्पैक्ट होगा, जीव जंतुओं को नुकसान होगा, फिर आने वाले समय में हम मनुष्यों को भी उसका नुकसान होने वाला है। और इसी चीज को देखते हुए जैसा मैंने आपको बताया, चाइना ने यहाँ पे बैन कर दिया, जितने भी सी फूड जापान से आते हैं उनको हम लोग नहीं खरीदेंगे। तो आप क्या कर रहे हो, आप जितने भी ओशंस है उनको रेडियो एक्टिव बनाने का काम कर रहे हो। अब इसके रिस्पॉन्स में जापान की सरकार का क्या कहना है, तो उन्होंने देखिए ये बोला है कि हमने जो भी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स थे उनको भी मीट कर लिया है। जापानी जो अथॉरिटी है एनटेपको, टेपको एक कंपनी है जापान की, टोक्यो इलेक्ट्रिक एंड पावर कॉरपोरेशन कंपनी, इनके द्वारा इस पूरे सिस्टम को मैनेज किया जाता है। जो फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इसको मैनेजमेंट का काम इसी कंपनी का है। इन्होंने बोला हम लोग एक रियल टाइम डाटा ऑनलाइन पब्लिश करेंगे और यहाँ पे इंश्योर करेंगे कि ये जो डाटा है प्रत्येक देश के अंदर, प्रत्येक लैंग्वेज के अंदर, मल्टीपल लैंग्वेज में, प्रत्येक में तो नहीं कह सकते बट मल्टीपल लैंग्वेज के अंदर ये प्रोवाइड किया जाए। और रेडियो एक्टिव एक्टिविटी का जो लेवल है वो भी टाइम टू टाइम हम लोग रिलीज करते रहेंगे। इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी रहेगी, जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं वो भी इसके साथ में इंगेज होके बातचीत करें और
जो फॉरेन डेलीगेशन है वो भी यहाँ पे आएंगे, मीडिया आउटलेट्स हैं वो भी यहाँ पे आके चेक करेंगे ये जो प्रोसेस किया जा रहा है वो ठीक ढंग से किया जा रहा है या फिर नहीं है। तो जापान यहाँ पे एक प्रकार से ट्रांसपेरेंसी लाने की बात करता है और जापान का यही कहना है कि इस पानी में कोई भी अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है, हमने इस पानी को अच्छी तरीके से ट्रीट कर दिया है। और ये ट्रीट करने की विधि आप याद रख सकते हो, ALPS इसको कहा जाता है, दैट इज द एडवांस लिक्विड प्रोसेसिंग सिस्टम। इसकी मदद से क्या होता है, जो भी पानी, कोई भी पानी होता है जिसके अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं या फिर न्यूक्लियर केमिकल उसके अंदर होते हैं, उनको ट्रीट करके निकाल दिया जाता है। जैसे कि सीजियम 137 है, स्टोनशियम 90 है, या फिर थ्योरियम प्लूटोनियम है, वगैरह वगैरह। तो उनको यहाँ पे रिलीज कर दिया, निकाल दिया जाता है। अब समस्या यहाँ पे होती है ट्रीटियम को लेके। जैसा कि आप सबको पता होना चाहिए और पता भी होगा मेरे हिसाब से कि हाइड्रोजन जो है उसी का एक आइसोटोप है ट्रीटियम, तीसरे नंबर पे। तो ये जो ट्रीटियम है ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है जिसकी हाफ लाइफ यहाँ पे कम से कम 12 से 13 साल बताई जाती है। तो इसको ये भी कह रहे हैं कि इसको 140th ऑफ द सेफ्टी स्टैंडर्ड हमने इसको अक्वायर कर लिया है, कि जितना अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने हमने बोला था उसका भी हमने 140 उसको कम और कर दिया है। सो आने वाले कुछ समय के अंदर ही, 10 सालों के अंदर ही, ये ट्रीटियम भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा पानी के अंदर, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो इन्वायरमेंटलिस्ट है उनका यही कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप पूरी दुनिया को मारने का प्लान बना रहे हो और ये ट्रीटियम जो है कि स्किन कैंसर हो गया या फिर दूसरे जो डिसीज हैं वो लेके जरूर आएगा। तो ये चीज है। अब जो ट्रीटमेंट है वो कुछ इस विधि से किया जाता है, आप देख लेना। अब यहाँ पे एक दूसरा सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। दूसरा अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, एक तो यहाँ पे वेपराइजेशन, कि आप इसका वेपराइजेशन कीजिए, जो भी पानी है उसको भाप बना के उड़ा दीजिए। फिर एनवायरमेंटलिस्ट का ये भी कहना है कि देखिए आप ऐसा नहीं कर सकते हो, अगर तो आपने हवा के अंदर न्यूक्लियर मटेरियल्स को उड़ा दिया तो वो तो फिर रोकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, पूरी जो एयर है वो कंटामिनेटेड हो जाएगी और सांस लेना भी दुभर हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल ही बेकार आइडिया है। इसके बाद कहा कि कैपेसिटी को इंक्रीज कर लीजिए। तो जापान यहाँ पे और ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहता है। और मैं आपको बता दूं, एक रिपोर्ट के अनुसार ये भी बताया गया था कि जापान ने IAEA को मिलियंस ऑफ डॉलर यहाँ पे पे किए हैं इस चीज को अप्रूव करने के लिए। तो ये भी जापान के ऊपर एलिगेशन लगते रहे हैं कि आप एक संगठन को अप्रूवल देने के लिए इतने सारे पैसे दे रहे हो, तो क्यों ना आप नई कैपेसिटी इंक्रीज कीजिए, जो टैंक वगैरह है उनको बना लीजिए। तो ऐसा नहीं किया जा रहा है, राइट। जापान डज नॉट वांट टू इंक्रीज मोर। सो परमानेंट जो स्टोरेज है उसके ऊपर जापान काम नहीं कर रहा है। तो ये लेक्चर था, ये बात थी जो आपको मैंने बताई है। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो किस प्रकार से ये पूरे विश्व को मारने का प्लान बताया जा रहा है वो मैंने आपको समझाया है। और कहीं ना कहीं बिल्कुल बात सही भी है। जो हमारा मैरीन सिस्टम है, मैरीन इकोसिस्टम है, उसको भी काफी हजार्डस इम्पैक्ट होगा, जीव जंतु भी मर सकते हैं, क्योंकि कोई पहले से ही इसके ऊपर रिसर्च थोड़ी हुई है, पहले से इसको कोई एक्सपेरिमेंट थोड़ी किया गया इसके ऊपर कि ऐसा नहीं होगा। तो ये चीज है, राइट। आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड फिर से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर चैनल पे नए आए हो तो यार एक सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू गाइज।